बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिली पॉइंट आप देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। बहुत ख़बरें हैं चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम। ख़बरें तो आ रही हैं लेकिन PSL का मरहला तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। प्ले ऑफ्स की 4 टीमें तय हो चुकी हैं। सबसे ऊपर है पेशावर ज़ल्मी, उनके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर मुल्तान सुल्तान्स और उसके बाद है चौथे नंबर पर आने वाली टीम हैदराबाद किंग्समैन, जो अपने पहले 4 मुकाबले हार कर जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है वो शानदार। कल उन्होंने मुकाबला किया, 244 रन बनाए और पिंडीज़ को उन्होंने बिल्कुल ज़ेर कर दिया। 108 रन से जीतने के बाद वो लाहौर कलंदर्स से बेहतर रन रेट की बुनियाद पर ऊपर आ गए। ये है स्कोर कार्ड ऑफ हैदराबाद किंग्स वर्सेस रावलपिंडीज़। ये रावलपिंडीज़ की टीम है जो 136 रन पर आउट हो गई। 244 जैसे मैंने कहा था उन्होंने रन्स बनाए थे हैदराबाद किंग्स ने। मैक्सवेल की शानदार परफॉर्मेंस, उस्मान परेरा, मास सदाकत, बॉलिंग फिगर्स भी आपके सामने हैं। उसके बाद हुनैन शाह ने 4 विकेटें हासिल की 22 रन देकर। हैदराबाद किंग्समैन ने ये मुकाबला जीत कर अपनी जगह पक्की की। चौथे नंबर पर मैंने जैसे कहा लाहौर कलंदर्स और इनके दरमियान मुकाबला था हैदराबाद के दरमियान, लेकिन लाहौर कलंदर्स नहीं पहुंच पाई। उस हवाले से रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बड़ी दिलचस्प बात रिजवान ने की, दिलचस्प कहूँगा मैं या क्या मेरे एक्सपर्ट कहेंगे। एक्सपर्ट से आपका तारुफ करा दूँ। मेरे साथ बैठे हैं कराची स्टूडियो में अब्दुल गफ़ार साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप आसिफ साहब? आपकी फेवरेट टीम तो पहले पहुंच गई थी फाइनल में। मेरी 2 फेवरेट टीमें थी इस बार। एक तो कराची थी क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गए। पेशावर, मैं वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, पैदा हुआ हूँ। सो अच्छी बात है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी फॉर हैदराबाद। जो उन्होंने कल करेज दिखाया, करके दिखाया। बहुत सारे लोग उसके हवाले से कुछ और बातें कर रहे हैं। आई थिंक वो बातें अलग रखकर हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह इन्होंने कल करेज दिखाकर एक अनहोनी को मुमकिन कर दिखाया। दैट वाज ट्रीट टू वॉच। मोहम्मद वसीम हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट हैं हमारे, आप सब उनको जानते हैं और रावलपिंडी में इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। आपके शहर की टीम रावलपिंडीज़ वो बाहर हो गई। जैसा खेली रावलपिंडीज़ उसमें मायूसी का इज़हार तो करेंगे आप, लेकिन हैदराबाद की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। आप ही से शुरू करता हूँ। जिस तरह से कल आए थे हैदराबाद वाले खेलने, मतलब पर्पस नज़र आ रहा था, पहली इनिंग से ही पर्पस नज़र आ रहा था। सब ने बहुत अच्छा खेला, मैक्सवेल हो, उस्मान हो और भी उनके लड़के हों। क्या कहेंगे हैदराबाद की सबसे पहले बैटिंग के हवाले से? और देखिए, अमेजिंग कमबैक, क्योंकि शुरू में लग रहा था कि शायद उनकी टीम अभी कम्पीट नहीं कर पाएगी इस टूर्नामेंट के अंदर। शुरू के मैचेस वो हारे और उसके बाद वो था ना कि जो चीज़ें वो फिक्स कर सकते थे, जो फिक्स होनी चाहिए थी, तो ये उनको क्रेडिट देना होगा। उन्होंने चीज़ें वो फिक्स की, चाहे वो उनकी प्लेइंग 11 थी, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर था, चाहे वो बॉलिंग ऑर्डर था। उसके बाद उन्होंने जीतना शुरू किया और आखिरी मैच जो कल वाला देखे, मतलब ह्यूज अचीवमेंट कि ना सिर्फ आपने जीतना है, इतने रन से भी जीतना है, इतने बड़े मार्जिन से आपने जीतना है। तो कल उन्होंने जो भी प्लान्स किए वो उसके अराउंड ही थे। कोई उसमें मैं कहूँ ना कि हाफ मेजर्स नहीं थे कि यार हम चले विकेटें गिर रही हैं तो हम 180 कर लें, 200 कर लें। उनको पता था कि हमने मैक्सिमम जितने भी कर सकते हैं उस तक वो गए। हालांकि विकेटें उनकी गिरती गई, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपना जो रन रेट था उसको ऊपर रखा और फिर आखिर में जैसे उनकी फिनिश हुई है तो अमेजिंग कमबैक। सेम चीज बॉलिंग के अंदर भी, क्योंकि जितने उनको रन थे उनको पता था कि ये 20 ओवर खेल जाएंगे तो इतने रन तो बन ही जाने हैं इस पिच के ऊपर। तो फिर वो जो बॉलिंग चेंजेस थी, बॉलिंग जो प्लान्स थे, इट वाज ऑल अबाउट टेकिंग विकेट्स। स्टंप्स पे अटैक किया, फील्डिंग में कुछ अच्छे कैच लिए। तो आई थिंक क्रेडिट देना होगा हैदराबाद को कि जिस तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर कम बैक किया और कल के मैच में जिस तरह कम बैक किया, तो बाकी जो 3 टीमें हैं वो ठीक ठाक घबरा रही होंगी अब हैदराबाद से कि हैदराबाद जो फोर्स एक बन के सामने आई है पिछले चंद मैचेस से, तो अब इंटरेस्टिंग मुकाबले होंगे आगे। ठीक है गफ़ार, अब पिंडी की बॉलिंग की बात करें, बहुत ही मतलब जितने रन बने इसका मतलब है बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन विकेट के दोनों तरफ लेंथ आगे पीछे, मतलब दे वर आउट ऑफ शॉट्स पिंडी फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आप देखें कैचेस ड्रॉप किया आसिफ, और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, रहमो करम पर थे, मुझे लग रहा है बिल्कुल वो हैदराबाद के, कि हैदराबाद क्या करता है। और वो आए थे, जैसे वसीम ने भी कहा, कश्तियाँ जलाकर। उन्होंने कहा था कि जो उनका प्लान था कि मतलब आज या तो वो 50-100 पे आउट होंगे या वो 250 पौने 300 तक करेंगे। वो आपने देखा कि खासतौर पर इरफान यादी व लोग
शायद तनकीद कर सकते हैं कि क्या पहली गेंद पे आप उठा के 7 को मार के आउट हो रहे हैं। नहीं सर, ये प्लान था उनका कि आपके हर बैटर को यही करना है और इस दिन आपको अपनी टीम के बारे में सोचना था जो टीम प्लान है। सो वंडरफुल टू सी हैदराबाद डोमिनेट। लेकिन जहाँ तक आपने बात की ना रावलपिंडी की, तो आमिर उस तरह के आमिर मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं दिए। विकेटें उनकी ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन शायद पिंडी जब उनको हासिल कर रहा था उनको एक्सपेक्टेशंस थोड़ी मैच विनिंग वाली होंगी। देखिए कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी होती हैं, मैं समझता हूँ कि आप 10 मैचों में 15 आउट कर दें, लेकिन अगर उसमें मैच विनिंग इंपैक्ट नहीं है तो 15 विकेटें किसी काम की नहीं। आप 2 या 3 मैचों में टॉप ऑर्डर में, जैसे मुझे याद है लास्ट या उससे लास्ट पीएसएल में पिंडी में हारिस बाबर को 1 ओवर में आउट कर दिया था आमिर ने। ये होती है फिर इम्पैक्ट बॉलिंग कि आप इम्पैक्ट शुरू में डाल दो। फिर नसीम नहीं रहे, जमान नहीं रहे, एक्सक्यूजेज हो सकते हैं, लेकिन मुझे आखिरी वक्त तक जो है ना ये समझ नहीं आई कि जिस टीम के पास उनकी, आई एम श्योर आगे चल के आप बैटिंग पे बात करेंगे, मैं सिर्फ एक पॉइंट अपना छोड़ देता हूँ कि उनकी बॉलिंग तो चले आउट ऑफ सॉर्ट्स थी आसिफ भाई, लेकिन जो उनकी बैटिंग में रिसोर्सेज थी, डैरल मिचेल, बेलिंग, फॉरेस्टर, इस तरह के बहुत से उनके पास जो ऑप्शंस थे नहीं यूटिलाइज किया। तो इंजर्ड हो गए ना, वो आखिरी मैच में हुए सिर्फ, आपने उनको इस्तेमाल ही सही नहीं किया। आप टॉप 3 में उनको रखे ही नहीं। अब आप देखें ना, जहां जैसन रॉय और डेविड वार्नर इकट्ठे हुए, थोड़ा लेट पार्टी उन्होंने स्टार्ट की, वरना वो ठीक ठाक लग रहे थे। तो मुझे ये है कि रावलपिंडी ने जस्टिस नहीं किया अपनी। सवालात बहुत हैं और सवालात उनकी कप्तानी के हवाले से भी सवाल हैं कि कप्तान ने अपना नंबर शायद उनका बेहतर नहीं था जो वो ओपनर आते थे। खैर रिजवान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, रिजवान से बहुत ज़्यादा सवालात हुए। रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें की जो आज मौजूद बहस बना हुआ है। रिजवान का ये कहना कि लाहौर को वो देखना चाहते थे। रिजवान ने ये भी कहा कि जब वो स्ट्रेटजिक टाइम आउट के अंदर गए तो उनसे उस्मान ख्वाजा ने पूछा कि क्या करना है। अरे भाई क्या करना है, क्या मतलब? पहले रिजवान की बात आप सुन लें, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। पहले तो ये कि 244 हमने इस पिच पे करवाया है, क्योंकि अगर हम अब पहले ओवर्स के देख लें, आसिफ अफरीदी के पहले ओवर में कैच छूट गया, दूसरे ओवर में कैच छूट गया, उस्मान खान को उसने वहाँ पे 53 कर दिया। तो अगर आप ऐसी टीमों के खिलाफ कैचेस छोड़ेंगे जो पहले से वो हार्ड वो फैसला कर, उनको इस मैच से कुछ नहीं था। उनको पता था कि हमने यहाँ हार्ड ही आना, या तो बाहर हो जाएंगे और या तो कुछ मिल जाएगा। तो जो इस थ्रू में आए हुए तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट वो बिल्कुल एक डिसीजन पे आए हुए हैं, तो हम वहाँ पे कैचेस छोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से रन इतना ही होना है। और जहाँ तक बात रही 136 की, तो हमने देखे अपोजिशन का नहीं सोचा कि कौन प्ले ऑफ्स में आ जाए, साफ बात है। अब मेरी शुरू में ख्वाहिश थी कि यार लाहौर आ जाए, उससे मोहब्बत है, अलग बात है, मगर यह है कि हमने जाके अपने मैच के लिए सोचा। हम पूरे अपने मैच पे पहले चलते हैं, जहाँ पे हम चले पूरे मैच पे चले। 30 बॉलों पे 119 रह गया जो स्ट्रेटिक टाइम आउट था, तो मैं बाहर आया, उनसे मैंने ये कहा, ख्वाजा वहाँ उस्मान ख्वाजा खड़ा, तो उसमें मैंने कहा है कि देखिए, उसने कहा क्या करें। मैंने कहा है कि जो इनिंग्स जो मैच लास्ट खेले हुए हैदराबाद, उसको देखते हुए डिज़र्व नहीं करते। मैं ये मेरी अपनी गलत सोच भी हो सकती है, मादर चाहता हूँ इसके लिए, मगर मेरी अपनी ओपिनियन है मेरी कि जो लास्ट मैच खेले हुए उसके हिसाब से डिज़र्व नहीं करते। हाँ, अब ये लोग यहाँ से प्रॉपर जाएँ, अगर ये आप यहाँ से हमें आउट करें तो फिर डिज़र्व करते हैं हम पूरा, क्योंकि जिस तरह लाहौर के अंदर आखिर में जो मैचेस चल रहे हैं वो बहुत बेस्ट चल रहे हैं मेरे हिसाब से। जो रिदम पकड़ा उन्होंने, तो बहरहाल वो किस्मत में शायद इनकी थी, इनकी शायद एफर्ट, चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी, तो एक रन आउट हो गया, वो एक होल्ड हो गया। तो बहरहाल इसमें से तो कुछ आप बयान नहीं कर सकते इसमें से। तो ये थी रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काफ़ी ऐसी बातें की हैं वसीम, मुझे लगा कि लाहौर कलंदर्स को फेवर करें, ठीक है, अच्छी बात है, एक टीम होनी चाहिए, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने इनसे क्यों पूछा कि क्या करना है? हाउ डू यू सम अप दिस चंक ऑफ हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, एक तो चीज है कि जो वो कहना चाह रहे थे ना, वो अल्फाज उनके जो है शायद वो कुछ और थे, कहना वो कुछ और चाह रहे थे। मतलब अब जाहिर अब अल्फाज का ही मतलब निकलेगा वो, मतलब एक चीज तो है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप टू द पॉइंट बात करते हैं, सवाल हुआ, क्रिकेट में सवाल हुआ, आप उसका जवाब दें। जब आप लंबी तकरीर करने जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे, इधर उधर निकल जाएंगे, अपनी फील्ड से आप निकल जाएंगे, तो फिर कोई ना कोई बात आप ऐसी मुसाफ के निकल आती है। आई एम श्योर कि उसका कोई मतलब ऐसा नहीं था कि हम चाह रहे थे कि वो जीते या वो हारे, क्योंकि उसका तो सिंपल है ना कि आप मैच जीतने के लिए खेलते हैं। आप कभी भी ये नहीं इस तरह प्लान कर सकते कि यार चले हम इस तरह हार जाएं या इस तरह आ जाएं। वो तो बात बहुत दूसरी तरफ निकल जाती है, बहुत गलत तरफ वो बात निकल जाती है। लेकिन आई एम श्योर उनका ये मकसद नहीं था। लेकिन इतनी लंबी बात करना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, 7 मिनट की
6 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 4-5 सवाल होते हैं, टू द पॉइंट बात करें और बस वो चले जाएं। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो फिर आप इस तरह की स्टोरीज आपके मुंह से निकल आती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इट वाज सेंसिबल कि रिजवान को इतनी लंबी बात करनी नहीं चाहिए थी कि क्या हुआ, मैंने किससे क्या डिस्कस किया, क्या, ये सारी आपकी इंटरनल चीजें हैं, आप उधर तक ही रखें। क्योंकि जब आप बाहर ऐसी चीजें लेके आएंगे तो अब वो आपके सामने भी है, सोशल मीडिया भी आपके सामने है, हर तरफ यही डिस्कस हो रहा है कि ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप नहीं डिसाइड कर सकते ना कि लाहौर को आना चाहिए या कराची को आना चाहिए। आपका फोकस अपने मैच पे है कि आपने मैच कैसे खेलना है। मुझे वसीम ब्रेक पे जाना है, गफ़ार की तरफ मैं आऊँगा ब्रेक के बाद। आप पीसीबी की तरफ से आप देख रहे हैं कि पीसीबी इस हवाले से एक्शन ले सकता है, क्योंकि पीसीबी ने इससे पहले लिए हैं प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन? यार देखो, मैं फिर वही कहूंगा ना कि अब उसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा ना उनको कि वो क्या मतलब वाकई में ऐसा था या वो सिर्फ वो अपनी जज्बात बयान कर रहे थे कि यार मेरे ख्याल में इसको जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में एक जज्बाती बात उन्होंने की है। अब वो क्या प्रैक्टिकली उन्होंने ऐसे जान के किया है या उनका प्लान ही ऐसा था, तो वो फिर एक डिफरेंट उस कैटेगरी में चला जाता है। तो आई थिंक कि मेरा नहीं ख्याल है कि इसको मतलब इतना ज्यादा इशू बनना चाहिए। अगर बनेगा भी तो आई थिंक रिजवान कैन ओनली ब्लेम हिमसेल्फ, किसी और को आप ब्लेम नहीं कर सकते। गफ़ार आप बताएं, अब मुझे, आपने भी सुना था जी, आपका क्या एनालिसिस है? वो सही है, वसीम कह रहे हैं कि वो कहना कुछ चाह रहे थे, कह कुछ गए। देखिए अब तो जो कहना था वो कह दिया, हाँ, तीर निकल चुका है। और डेफिनेटली लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग इसके ऊपर से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा सिंपल ओपिनियन ये है कि रिजवान शुड कम फॉरवर्ड। आजकल आप ट्वीट्स करते हैं ना बहुत सारे, आप ट्वीट करके इसको एक्सप्लेन कर दें। मैं वसीम की इस बात से एग्री करता हूं कि वो जो कह रहे थे उसमें 3-4 जगह तो ऐसे लगा जैसे वो कह रहे हैं देखिए जी हम तो अपना फोकस कर रहे थे, लेकिन फिर वो चले गए दूसरी तरफ, फिर तीसरी तरफ चले गए, आखिर में इवेंचुअली क्या हुआ कि कंफ्यूज कर दिया उन्होंने सबको। आप ये नहीं कह सकते एज अ कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगली टीम किसको जाना चाहिए। नन ऑफ योर बिजनेस। आप अपनी टीम का बताएं कि आपकी टीम ने टूर्नामेंट में क्या किया है। आई थिंक जितना ये मामला जिस उनके अल्फाजों की वजह से गंभीर हुआ है, जैसे इस वक्त कह रहे थे वसीम भी कि बात गलत तरफ भी जा रही है ना, कि यार आप समझ रहे हैं ना कि हम वो रिजवान से एसोसिएट चीज़ें नहीं करते और ना वो ऐसे प्लेयर हैं, सबको पता है। उनको चाहिए मेरी राय में पीसीबी बात करे या खुद उनकी फ्रेंचाइज के भाई इसको क्लियर करें एयर को। आप एक ट्वीट करें कि देखें जी मेरे कहने का मतलब शायद ये था, मैं कुछ और कह गया, ताकि इस चीज़ को क्लियर करें। आपकी ये बड़ी मोतबर लीग है, हमें इस पर बड़ा प्राउड है। इस तरह की बातें जब इसमें निकलेंगी तो इसमें आप कंट्रोवर्सीज खुद आगे के लिए जन्म दे रहे हैं। कल को रिजवान को तरह तरह के सवाल होंगे। सर आप यहीं पर इस मुद्दे को ख़त्म कीजिए। बिल्कुल, गफ़ार का मौक़िफ़ और गफ़ार का जो मशवरा है ये बेहतरीन है, मैं भी इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, वो हमें हमारा जब ये प्रोग्राम यूट्यूब पर अपलोड होगा ना, तो आप उसके नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। सिली पॉइंट आप देख रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा टुकड़ा बताया था आपको। आगे बढ़ते हैं। वसीम भाई, बड़ा प्लेयर है साइम अयूब हैदराबाद किंग्स का, उसने परफॉर्मेंस आपके सामने 151 रन उसने बनाए हैं और उसने 151 रन जो बनाए हैं 10 मैचेस में बनाए हैं। एवरेज उसका 15 है, स्ट्राइक रेट 121 है और बाकी मैंने बता दिया। अभी तो खैर अभी इसके मैचेस बाकी हैं क्योंकि इनकी टीम पहुंच चुकी है प्लेऑफ्स में। तो किस तरह से आप साइम अयूब के परफॉर्मेंस देखते हैं? और एज अ बॉलर इसने 5 आउट किए हैं, तो मुतमईन करने वाली कारकर्दगी तो नहीं है, लेकिन क्या वजह क्या है ऐसी परफॉर्मेंस की? देखिए सिर्फ PSL नहीं, अगर आप इंटरनेशनल भी देखते हैं तो पूरा साल ये हो गया है और काफी टीम्स होंगी जिसमें साइम ने इस तरह परफॉर्म नहीं किया। तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। वी ऑल नो कि ही इज टैलेंटेड, बड़ा पोटेंशियल है। जिस तरीके से वो आए थे, इंटरनेशनल करियर स्टार्ट हुआ, परफॉर्मेंसेज दी और वनडे में तो खैर लास्ट मैचेस में भी उसकी परफॉर्मेंसेज दी। मुझे लग रहा है कंफ्यूजन है कि कौन सी शॉटें खेलनी है, कौन सी नहीं खेलनी है, किस माइंडसेट के साथ जाना है।
वो इतनी ज्यादा वो फेलियर्स हो गए हैं ना कि फिर वो आप स्टक हो जाते हैं एक जगह पे। तो मे भी ऐसे मौके पे एक ब्रेक आपको चाहिए होती है, डिफरेंट फॉर्मेट में जाके आपको थोड़ा मतलब वो फिर बात आ जाती है कि आपको डोमेस्टिक के अंदर जाना चाहिए। और आई होप कि अगर वो नहीं खेले रहे हैं ये अभी जो लास्ट फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट का गुजरा है, तो अभी ग्रेड 2 डिपार्टमेंट क्रिकेट आ रही है, वो उनको वो खेलनी चाहिए। जैसे अभी साहबजादा फरहान ने अनाउंस किया है कि वो इतनी फॉर्म होने के बावजूद भी वो उसका हिस्सा ले रहे हैं। बाकी प्लेयर्स को भी थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन देखिए काफ़ी ज़्यादा नजरें थी उसके ऊपर, साइम के ऊपर, न सिर्फ हैदराबाद की बल्कि पूरे पाकिस्तान की, कि एक सबसे उनके 90 प्लेयर सबसे अवेलेबल प्लेयर थे। तो समटाइम आपकी जो नंबर ऑफ रन है ना वो भी इतना मैटर नहीं करते, लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेज आपकी ऐसे आ जाती है ना, जैसे मार्च सदाकत को मैं देखता हूँ या हारिस को देखता हूँ, उनके भी रन आप देखेंगे इतने आपको बड़े रन नजर नहीं आएंगे, लेकिन उनके जो 25-30 भी उन्होंने किए हैं बाद मौके पे वो बड़े इम्पैक्टफुल थे। तो उस तरह की परफॉर्मेंस भी नजर नहीं आई है। फिर उनका रोल भी चेंज हो गया, तो एंड में तो जाके इज मोर प्लेइंग एज अ बॉलर नाउ, जो तीसरे चौथे पांचवे में वो बैटिंग अप कर रहे हैं। बट यू नेवर नो, अभी भी एक मैच है और अच्छी चीज है कि उनको वो बैक कर रहे हैं हैदराबाद वाले। तो हो सकता है वो ऐसी इनिंग्स खेल दें अगले मैच के अंदर कि वो पूरा सीजन उसमें कवर हो जाए, यू नेवर नो। लेकिन कंसर्न है उनकी फॉर्म पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और मुझे उनको कुछ करना होगा इस बारे में। गफार, इनकी फॉर्म तो कंसर्न है, 151 रन उन्होंने बनाए और 10 मैचेस में, लेकिन शर्जील खान बेंच पे बैठे हुए, तो शर्जील को बेहतर नहीं होता कि शर्जील को खिला लेते इसकी जगह, साइम की जगह? थोड़ा सा ब्रेक की ज़रूरत है इसको मेरे ख्याल से। वक्त गुजर गया उसका, क्योंकि अगर ब्रेक देना था एक आध मैच तो शर्जील को खिलाया, उसने परफॉर्म भी किया। लेकिन फिर सारी बात है, जब आए इनके पास ग्लेन मैक्सवेल और उसके बाद फिर इरफान नियाज़ी भी परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कहीं ना कहीं उनका एक आध मैच का गैप दे देते तो ये बहुत अच्छा था। जो वसीम ने बात की, मैं उनकी गेम प्लान पे ज़रूर बात करूँगा। साइम जब शुरू में आए थे ना, तो इनका गेम प्लान बड़ा क्लियर था। ये अपनी मर्ज़ी से गेंद को पहले कहीं ना कहीं प्लेस करते थे, उसके बाद जब इनकी मतलब की बॉल आती थी तो ये तैयार होते थे। अब इनका गेम प्लान मुझे नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, शायद मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, बट एक क्रिकेटर जब स्ट्रगलिंग फेज में होता है या नहीं भी होता है, थोड़ी एनर्जी, थोड़ी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्टर आपका ना थोड़ा सा, क्रिकेट में तो या किसी भी स्पोर्ट में बड़ा मैटर करता है। मुझे साइम थोड़ा सा ना एनर्जी में डाउन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो परफॉर्मेंस तो नहीं हो रही, वो एक अलग चैप्टर है, बट ऐसे ही है हमेशा से। नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी। आई थिंक somebody talk to him कि थोड़ा सा ना आप एफर्ट दिखाएं बैटिंग करते हुए। अगर आप उनकी डिसमिसल देखें, खासतौर पर जब वो ऑफ स्टंप पे भी आउट हो रहे हैं, और बहुत सॉफ्ट डिसमिसल हैं, ऐसा नहीं कि कहीं वो क्लीन बोल्ड हो रहे हैं या उनको कोई टेक्निकल चीज़ फंस रही है। उनको रन्स बनाने का जो एक उनका गेम प्लान है ना, वो कहीं खो गया उनसे। बॉलर बना दिया उनको। ये तनवीर का कहना है, तनवीर हमारे साथ होंगे, बॉलर तो करते हैं वो कहते हैं कि माइक हेसन ने इसको बॉलिंग पे लगा दिया तो उसकी बैटिंग भी खराब हो गई। देख, इसमें तो साइम अयूब को सोचना है। आपकी यूटिलिटी कोच इस्तेमाल कर रहा है, कप्तान इस्तेमाल कर रहा है, आपके मुल्क और आपकी टीम के काम आ रही है ना, ये तो कोई मतलब बात ही नहीं है। आप हैं बैटर, आप ओपनिंग बैटर हैं, आपका काम पहला ये है कि आपको रन्स करने हैं। जो आप बॉलिंग में कंट्रीब्यूट करो, दैट इज योर सेकेंडरी जॉब, और ये बोनस है आपकी टीम के लिए। ठीक है, आपका रोल आहिस्ता आहिस्ता उसमें डेवलप हो गया। बट साइम का जो मैंने सर नोट किया ना, मेरा बड़ा क्लियर वर्जन है कि मुझे उनका गेम प्लान और थोड़ी सी जो लैक ऑफ एनर्जी कह लें, लैक ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका डेडिकेशन नहीं है, बट थोड़ा सा अपने आप को दोबारा से वो देखें। मेरी पुरानी इनिंग्स क्या थी, ऑस्ट्रेलिया में जाकर रन्स किए, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को सीरीज जितवाई, वो बहुत अच्छा प्लेयर था। बहुत बुरा ये मतलब उनका बैड पैच है जिससे निकलना चाहिए उनको। हम उम्मीद करते हैं साइम अयूब वापस आएगा और भी जो बच्चे हमारे खेल रहे हैं सब अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। एक और परफॉर्मर है माजी का, वसीम भाई, माजी का मोहम्मद आमिर, फास्ट बॉलर है, पिंडी का बॉलर है। मतलब उसका अगर फिगर्स देखें तो उसका इम्पैक्ट इतना नज़र नहीं आया। उसने 12 विकेटें ली हैं 10 मैचेस में, जो कि नज़र तो पेपर पे तो अच्छा लगता है, लेकिन उसने रन्स भी खासे दिए हैं और 57 रन 4 ओवर्स में अभी आखिरी दिए उसने। तो आमिर अब अपना प्राइम तो गुजार चुका है, लेकिन आमिर को अपना बस्ता भी अब पैक कर लेना चाहिए और क्रिकेट के अलावा तजियाकारी जो करते हैं वहाँ चले जाना चाहिए। देखिए, परफॉर्मेंस अब ऑब्वियसली जब आपकी टीम सारे मैचेस हारी हुई है, एक मैच आप जीते हुए हैं, तो दैट मीन्स कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो किसी की भी नहीं थी ना। अगर हम उसमें कहीं किसने रन्स कर दिए थे या उसने कुछ विकेटें ले ली थी, क्योंकि T20 में, बल्कि वैसे भी क्रिकेट में, लेकिन स्पेशली T20 के अंदर आपकी इम्पैक्ट परफॉर्मेंस, और जब आप एक सीनियर प्रो होते हैं तो उम्मीदें होती हैं कि आप एक आध मैच सिंगल हैंडेडली जिता देंगे, दो परफॉर्मेंसेज ऐसी आप देंगे, तो वो चीज़ भी नज़र नहीं आई है। बट ऑब्वियसली अब वो देखते हैं तो डिक्लाइन तो आपको एक नज़र आ रहा है कि
बॉलिंग स्पीड भी नीचे आ रही है, उसके बाद ज़्यादा रिलाई अब आप कटर्स के ऊपर कर रहे हैं, फिटनेस के इश्यूज उस तरह नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक के डिक्लाइन पे तो डेफिनेटली वो हैं, और वो तो एक स्किल थी ना कि नया बॉल अच्छा करते थे, अब तो नया बॉल भी नहीं कर रहे, नया बॉल करेंगे भी तो स्लोअर बॉल्स कर रहे हैं, तो उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज उनकी वो कुछ नज़र नहीं आई। होता ना कि मेन विकेट्स ऐसी 2-3 उड़ा दी कि मैच आपके हक में चला गया है, तो मतलब एवरेज परफॉर्मेंस रही है। और जो कैरियर वाला आप दे रहे हैं, ऑब्वियसली इंडिविजुअल का वो होता है, डिसीजन होता है। मे बी इट्स टाइम टू पिक वन, क्योंकि दोनों तरफ आप करते हैं तो फिर आप फंसते ही हैं ना, क्योंकि अब फिर आप बैठ के वहाँ पे बड़े बड़े कमेंट्स देंगे, लेकिन जब आप खुद वो नहीं करते तो फिर वो मैच नहीं होता। तो बेहतर यही है कि आप एक काम के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि जो काम आपको आसान लग रहा है, जिसमें आपकी ज़्यादा वो चल रही है, तो आई थिंक यू नीड टू स्टिक टू दैट। ठीक है गफ़ार, ये जो टीम पिक की गई थी पिंडी, इसमें जो दिमाग थे वो हसन चीमा, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ा अरसा 10 साल उन्होंने काम किया जी, कामरान मुजफ्फर जो एक बड़े अच्छे डेटा एनालिस्ट माने जाते हैं, इंजमामुल हक, राशिद लतीफ़, जस्टिन कैम्प उनके हेड कोच। जस्टिन कैम्प इज़ द हेड कोच। मतलब क्या और क्या चाहिए? शाहिद असलम इनके साथ, जो कोचेस के कोच हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोच है शाहिद असलम इस वक्त। जी, तो भाई ये फिर ये सब लोगों से जस्टिस नहीं किया। मैंने ये बात आपसे की थी कि अब जो स्क्वाड भी इनके पास था, बॉलिंग में ज़रूर इनको डेंट पड़ गया कि जमान चले गए, नसीम इंजर्ड हो गए, आई थिंक रिशद भी इनके पास थे। कौन? रिशद हुसैन, या वो कहीं और थे, मुझे अभी नहीं, वो सॉरी लाहौर में थे, मैं मिस्टेक कर गया। इनकी जो बैटिंग थी ना वो ठीक ठाक थी। रिजवान ऊपर हैं, यासिर ने शुरू में अच्छे रन्स करके दिए थे, बट बिलिंग्स, आपके जो डैरन मिचेल्स हैं, आपके पास जो नीचे एक और प्लेयर थे टॉप 3 में। आसिफ, मैं तो बड़ा इसका एडुकेट हूँ कि अगर आपके पास अच्छे फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, दैट शुड बी कम इन टॉप 3। उनका इम्पैक्ट उनको ज़्यादा गेंदों से नजर आएगा। जो 4 टीम स्टीव स्मिथ हैं, आप देख लीजिए, इसी तरह डेविड वार्नर खेलते रहे, आप खुशाल मेंडिस को देखें, लबोशेन भी ऊपर आके खेलते रहे। सो मुझे पूरे सीजन में समझ नहीं आया कि इतने सारे कोचेस बैठे थे। रिजवान ओपन करते थे ना, रिजवान ओपन करते थे, चले उनके साथ ठीक करते तीन ठीक करते थे। शुरू में ठीक था, क्योंकि उनकी टीम में जगह बाबर की तरह टॉप 3 में ही बनेगी, और आप उनको प्लेस करेंगे तो फिर आपका टीम का सारी चीज़ें आपको, कहते हैं ना, सही फैसला टीम के रिसोर्सेज देख के करना है। तो वो सही पोजीशन थी उनकी। लेकिन जब 5-6 मैचेस तक कुछ नहीं हुआ तो फिर तजर्बा करना चाहिए था। आप कर लेते एक तजर्बा, आप नंबर 3 पे आ जाते। पता नहीं, फॉरेन प्लेयर से इन्होंने कहा नहीं, या वो विलिंग नहीं थे, ऐसा होता तो नहीं है। आई एम श्योर कि आप जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में होते हैं, आप जो रोल देंगे वो करना है, बट जस्टिस नहीं किया। ये रावलपिंडी की जो परफॉर्मेंस है ना, ये मुझे इनकी टीम के अंदर वो मतलब जो इसमें अगर आप तीन बंदे अगर आप निकालें तो वो कौन है जिम्मेदार? देखिए, मैं तो सबसे पहले कैप्टन को ही कहूँगा, बिकॉज जब टीम जीतती है तो वो उसको क्रेडिट जाता है। इसी तरह आपका हेड कोच जस्टिन कैम्प, उनका एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 हफ्ते पहले हुआ था, वो दोबारा कभी आए भी नहीं, रिजवानी बेचारे आगे बातें करते रहे। और इसके अलावा उनकी टीम पूरी, बाकी कोचेस का मुझे नहीं पता रोल क्या था, उनका क्या इनपुट था, लेकिन बड़े नाम थे। एक मैं भूल गया भाई, कोर्टनी वॉश भी उनके साथ थे यार, ग्रेट कोर्टनी वॉश। तो बुरा वक्त आता है, समझ में आती है, लेकिन ऑन पेपर उनकी टीम ठीक थी। ऑन पेपर ठीक थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको डिलीवर करना चाहिए था। उसमें गलती है कि अपनी बैटिंग को सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया, किया उसको। वसीम भाई, मैं आगे बढ़ने से पहले 2 और परफॉर्मर्स हैं ऑन पेपर परफॉर्मर्स, उनकी कभी नज़र आती है कभी नहीं आती, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। ये 2021 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल आपको याद है, 2024 का वर्ल्ड कप ये जो अमेरिका में हुआ था पाकिस्तान का मुकाबला वो याद है, 2025 का एशिया कप फाइनल याद है। पीएसएल में इरफान खान नियाजी ने पिछले पीएसएल में इनको ठीक ठाक मार लगाई थी, वो कोहली ने जो छक्का मारा था वो आज भी याद करता है हारिस रऊफ। मतलब ये 2 बॉलर्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखिए, डेथ बॉलिंग का इशू तो हमारा चल रहा है, काफी अच्छे से चल रहा है। एक टाइम पे देखें, हारिस वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप 21-22 का अगर आप देखते हैं ना वो साल, तो उस टाइम उसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे अच्छी थी। इवन के जो टॉप के बॉलर थे उनसे भी कम इकोनॉमी पर विकेट भी लेता था ये। तो उसकी बस फॉर्म में डिप आया है, मतलब फिर पाकिस्तान टीम से भी ड्रॉप हुए, फिर लाहौर से भी कुछ मैच उन्होंने मिस किए हैं। तो वो सेम हारिस रऊफ हमें उस तरह नजर नहीं आ रहे हैं। थोड़ी सी मैं कहूँगा पेस में भी कमी आई है उनकी। शाहीन देखें, स्टिल एट द मोमेंट आपका बेस्ट आपका बॉलर है न्यू बॉल के साथ। उसने इस पीएसएल में भी शो किया है, नेशनल में भी शो किया है कि वो नया बॉल तो वो अच्छा कर रहा है और सबसे अच्छा कर रहा है और विकेट लेके देता है आपको। इशू डेथ बॉलिंग का शाहीन का भी आ रहा है थोड़ा, कि उससे वो उसका डिलीवर नहीं हो रही है चीज़ें। अब उसमें जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लैक ऑफ प्लानिंग मुझे लग रही है कि हम थोड़ा सा
वो जज्बाती हो गए ना, बॉलिंग कर रहे हैं कि बस तेज बॉल करेंगे, तेज यॉर्कर करेंगे तो हम आउट कर लेंगे। ये नहीं कि किसको कौन सा बॉल करना है, लाइन क्या होनी चाहिए, वेरिएशन किसको करनी है, किसको नहीं करनी है, शॉर्ट बॉल कैसे यूज करना है, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं और जोन के अंदर भी बहुत ज़्यादा वो बॉलिंग हो रही है, तो थोड़ा सा वो डिप आया है इनकी परफॉर्मेंस के अंदर। बट स्टिल आपके पास यही है, अगर आप बेस्ट ऑप्शंस पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो आपको यही बॉलर्स नजर आते हैं। अभी पिंडी की जो आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि देखिए भी आपकी पिंडी जो लास्ट मैचेस जो खेली है उसमें मुझे बता दें कि इनके नया बॉल के स्पेशलिस्ट कौन था जो इनको विकेट लेके देता, आपको कोई नजर नहीं आएगा। कोई भी नहीं। डेथ बॉलिंग में रन्स कौन बचाएगा, आपको कोई बॉलर नहीं नजर आता। कभी आपका डेरिल मिचेल आखिरी ओवर्स कर रहा है, कभी फॉरेस्टर आखिरी ओवर्स कर रहा है, कभी इमाद भट्ट आखिरी ओवर्स कर रहा है, जो उनकी वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो उसके लिए वो बने हुए ही नहीं है। तो अगर नसीम अनफिट हो गए या जमान का हुआ इशू, तो बैकअप में ऐसे बॉलर्स होने चाहिए थे ना कि जो नया बॉल कर सकें और डेथ बॉलिंग भी कर सकें। तो ये दोनों चीजें इनको मिसिंग नजर आई और आखिर हमेशा मार इसको इसलिए पड़ी है कि इनके पास बॉलर ही नहीं थे कि डेथ बॉलिंग कर सकते हैं। आमिर का जो काम था वो भी डेथ बॉलिंग में आगे उसने भी खूब मार खाई है, तो इसलिए फिर उसको बीच में ओवर करवाने पड़ते थे। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि टीम के अंदर ये चीजें मिसिंग थी। बाकी देखें वो बैटिंग की बात अभी वफार ने भी की है कि आपने शाहजेब से भी ओपन करवा ली, आपने उसके बाद आसिफ खान ने भी ओपन की है, अब्दुल्ला फजल ने भी ओपन की है। अब यासिर ने तो रन्स किए हुए थे ना, अगर चेंज करना था तो रिजवान को चेंज होना चाहिए था, तो वो 3 नंबर पे आ जाता, कहीं और विकेट्स होने की कोशिश करता। आपके सामने ऐसा बात है ना कि लबुशेन देखें नीचे से ऊपर भी आया, ऊपर से और नीचे भी वो चला गया, साइम को भी वो नीचे ले चले गए। तब उनको लगा कि पहले 4 मैचेस में उनको पता चल गया कि भाई ये गेम ऑन नहीं है, इस तरीके से हमें कुछ ना कुछ करना होगा। उन्होंने वो किया और वो पे ऑफ भी उनको, चाहे वो प्लेइंग 11 थी, चाहे बॉलिंग ऑर्डर था, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर था, तो वो कम बैक कर गए हैं। लेकिन पिंडी ने बस मैं कहूँगा कि सॉर्ट ऑफ एक जिद्दी पकड़ी हुई थी कि नहीं भी हम इसी तरह हमने खेलना है, हमने 150 वाली क्रिकेट ही खेलनी है। और 150 वाली क्रिकेट में एक मैच उनको मिला जो वो जीत के 120-30 जब उन्होंने चेस करना था। अदरवाइज ये हाई स्कोरिंग मैचेस वाली पिचेस थी, वो एग्रेशन आपको चाहिए थी, बैटिंग में भी, बॉलिंग में आपको प्रिसाइजली प्लान चाहिए थे, तो वो सारी चीजें वो फिर मतलब वो नजर नहीं आई पिंडी ठीक की है, जानिब से। नज़र कुछ भी नहीं आया, ठीक है, वो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। एक और टीम की बात मैं करूँगा, एक ब्रेक पहले ले लूँ, उसके बाद आऊँगा, फिर बात करूँगा एक और टीम जिसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नज़र नहीं आई, गो के दे आर अ फॉर्मर चैम्पियन एज वेल। टेक अ ब्रेक, आई विल सी यू आफ्टर व्हाइल। खुशामदेद एक मरतबा फिर प्रोग्राम में। बात हम PSL पे कर रहे हैं। PSL की जो टीम्स हैं, 4 टीम्स तो टॉप पर हैं, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन। उसके बाद जो नीचे टीम्स हैं उसमें से एक पर तो हमने बात कर ली, दूसरी टीम क्यों गई, वो भी साबिक चैम्पियन है, बल्कि एक से ज़्यादा मरतबा की चैम्पियन है। ये इस वक्त पॉइंट टेबल है। लाहौर कलंदर्स पे मैं बात करना चाहूँगा। गफ़ार, लाहौर कलंदर्स जी बहुत शानदार परफॉर्मेंस की रही, लेकिन क्या वजह रही कि इसमें उनको कंट्रोवर्सीज़ का भी सामना रहा? जी। सिकंदर रज़ा की कंट्रोवर्सी हो या फ़खर जमान की कंट्रोवर्सी हो, और उसके बाद परफॉर्मेंस भी। आसिफ, आपको याद होगा शुरू के शोज़ में तो उन्हीं की कंट्रोवर्सी से हम एक या दिन शो करते रहे, जिसमें बॉल टेम्परिंग का भी बहुत एक ऐसा वाक़या आ गया जो नहीं शायद आना चाहिए था। अच्छा स्टार्ट था और फ़खर कुछ भी नहीं हुआ, नहीं किया, नथिंग। तो ये उनकी जिम्मेदारी है बताना यार। पहले 3 में से 2 मैचेस ही जीते थे जहाँ तक मुझे याद है, और कराची के तो पहले 3 में से 3 मैचेस जीते थे। वही कराची लाहौर की प्रॉब्लम्स के मिडल में आके कहीं ना कहीं खो जाते हैं। लाहौर का जो प्रॉब्लम नज़र आया वो यही है ओवर द ईयर्स कि बहुत ज़्यादा रिलाय हैं फ़खर जमान के ऊपर। जब फ़खर रन्स करते हैं ये टीम बिल्कुल डिफरेंट लगती है। इस बार अगर आप देखें नईम और फारूक को भी थोड़ा सा ये चेंज करते रहे, उस तरह की परफॉर्मेंसेस दोनों की शायद नहीं थी। अब्दुल्ला शफीक भी इक्का दुक्का इनिंग उनकी अच्छी आई, बट कंसिस्टेंटली अच्छे नहीं खेले। सिकंदर रज़ा
बहुत मैं उनका फ़ैन हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, डेडिकेटेड हैं, बहुत कम पैसों में भी अपनी टीम के पास आ गए इस बार। मुझे लगता है उनकी वैल्यू उस वक्त ऑक्शन में तो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी, लेकिन वो भी कोई ख़ास मैजिकल परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। सिंगल हैंडेडली उन्होंने और फ़खर जमान ने आखिरी 1-2 सीज़न के अंदर उनको जहाँ जहाँ वो जीते, आखिरी 4 में से 3 ट्रॉफी जीतना बहुत बड़ी बात है, उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस सीज़न में मिडल ऑर्डर फायर नहीं किया उनका। अगर आप देखेंगे तो मिडल ऑर्डर में कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी उनके पास नहीं थे। डेविड वीदा इस बार खेले नहीं, इसी तरह उनके पास परेरा जो थे इस बार कराची किंग्स में चले गए। हेड कोच उनका कोई है ही नहीं एक्चुअली। ये भी एक बड़ी मतलब डिफरेंट सी बात है। रियाज अफरीदी उनके बॉलिंग कोच हैं, उनके पास दीगर कुछ कोचेस मौजूद हैं। तो मैंने पूछा भी था उनके जो ऑनर है समीन साहब, उन्होंने बताया था कि हमारा पिछले साल भी इसी कॉम्बिनेशन से हम जीते थे। आपको याद है डैरन गॉफ आ रहे थे, फिर वो भी नहीं आ पाए थे, कुछ इसी तरह प्रॉब्लम्स हुई थी। आई थिंक कुछ लॉजिस्टिकल या कुछ ऐसा इशू था, मुझे याद नहीं आ रहा वो। तो ऐसे लगता है जैसे मिडल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्स नहीं हुई और वो परफॉर्म भी सिकंदर रजा जब नहीं कर सके। जहाँ तक बात है कराची को जल्दी से चलिए मैं सिर्फ उसको लाहौर को फिनिश करता हूँ कि शाहीन और जो हारिस रऊफ हैं, 1 से 2 मैचेस ऐसे आसिफ भाई जरूर थे जो उनको जितवाने चाहिए थे। खुश दिल वाला मैच चला गया, 1-2 और। सो जब तक मैं कराची की बात उसी से लिंक कर देता हूँ, आप जो कह रहे हैं। सो कराची देर से बहुत जागा, आपकी टीम मैचेस जीती हुई थी, वेकेशन आपने दे दी। डेविड वार्नर सिडनी चले गए, ठीक है पहले से बताया हुआ था आपने, लेकिन आपका मोमेंटम टूट जाता है। आपके 2-3 मैचेस नहीं खेले उन्होंने, फिर वो आए तो अनफिट हो गए। हसन अली, आजम खान की चले परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी सीजन में, आई थिंक ठीक ठाक उनकी परफॉर्मेंस रही, लेकिन आप तीनों मैच जीतने के बाद छुट्टियां दे देते हैं प्लेयर्स को, ये कहीं नहीं होता दुनिया में। ये तो मुल्तान ने भी किया था, लेकिन देखिए बात यह है कि आप जो टीम अच्छा कर रही है उसका कॉम्बिनेशन है बहुत सारे, लेकिन वहाँ ऐसा तो नहीं है स्टीव स्मिथ ही टीम छोड़ के चला गया हो, या कैप्टन कोई ऐसा चला गया हो, एस्टर टर्नर और तरह के मामला 1-2 प्लेयर को दी। यहाँ आपके कैप्टन चले गए सर, कैप्टन आके फिर अनफिट हो गए। वो जो डेविड वार्नर ने आई थिंक आसिफ भाई 3 से 4 मैचेस मिस किए, वही सारे ये हार गए और वहीं से इनकी पूरी कैंपेन डीरेल हो गई। और बाकी जंपा आखिरी 3-4 मैचेस नहीं खेले। मुझे किसी ने बताया कराची किंग में से अनऑफिशियली कि भाई वो शायद पूरे फिट नहीं है, लेकिन कोई ऑफिशियल क्लैरिटी नहीं है। एडम जंपा पाकिस्तान सुपर लीग में हो, कराची किंग्स में और खेले ना, ये मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, कराची किंग्स का थोड़ा सा फोकस शायद वसीम, थोड़ा सा उनका सोशल मीडिया के ऊपर फोकस था। ठीक है, आपके प्लेयर्स आते हैं, उनको इंटरव्यूज़ होने चाहिए, बिल्कुल हुए, जैम्पा का भी इंटरव्यू हुआ, वार्नर का भी हुआ, तो सारी बातें हुई। आप पहले लाहौर को समअप करें, लाहौर के पास कोई कोच भी नहीं है, हेड कोच नहीं है, लाहौर की परफॉर्मेंस आप समअप करें, उसके बाद कराची की करें। देखिए लाहौर का भी जैसे गफार ने बात की कि बैटिंग में देखें फखर के अलावा आपको उसमें कोई नजर भी नहीं आया पूरे इस इवेंट के अंदर। अब्दुल्ला शफीक ने कुछ परफॉर्मेंसेज दी हैं, शायद वो जो परवेज हुसैन थे वो चले गए वापस, जब इमाम जो थे उनके बांग्लादेश के बैटर वो अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, उनको जाना पड़ गया, उनको भी उनको नुकसान हुआ है। लेकिन पूरा अगर आप देखते हैं कि जितनी भी टीमें अच्छा करती आई है, जिन्होंने किया भी है, कि उसके अंदर ओवरसीज ना 1-2 बैटर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो लाहौर के लिए ये था कि इस दफा उनके किसी ओवरसीज बैटर ने, मतलब सिकंदर रजा भी जिस क्वालिटी का बैटर है उसका वो परफॉर्म इस साल वो नहीं कर सका है, तो सिर्फ फखर के ऊपर ही था। तो बैटिंग उस तरह में उतनी तगड़ी बैटिंग उनकी नजर नहीं आई। बाकी जितने भी बैटर्स के आप एवरेज स्ट्राइक रेट देखेंगे तो वो आपको इतने अच्छे नहीं लगेंगे, डिसअपॉइंटिंग आपको लगेंगे। बॉलिंग में स्पिन डिपार्टमेंट में कहूंगा कि हल्का था, जो उनको फिर जिसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा जाके, स्पेशली कराची के अंदर जाके। शाहीन की देखें, अगर आप देखें उसने बॉलिंग तो फ्रंट से उसने लीड किया, वो अगर आप नए बॉल की या विकेटों की बातें करते हैं तो वो बेस्ट बॉलर वो आपको नजर आएगा। डेथ बॉलिंग में इशू आए उनको, लेकिन हारिस ने भी विकेटें ली। लेकिन वो बात वही है कि 1-2 मैचेस ऐसे थे कि एक मैच का ही डिफरेंस रह गया था ना, कि वहां पे थोड़ी बेहतर बॉलिंग हो जाती। डेथ बॉलिंग तो शायद वो पॉइंट्स का उनको और रन रेट का वो चक्कर ही नहीं होता, वो एक मैच और वो जीत सकते थे। तो आई थिंक लाहौर को अब यही है कि उनको कराची जाके और कराची को भी कराची के अंदर जरा अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना होगी। वो डिफरेंट टीमें नजर आती हैं ना, लाहौर के अंदर वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से खेल रहे थे, थोड़ी सी कंडीशन चेंज हुई, वहां पे जाके उन्होंने स्ट्रगल किया है। कराची का भी अगर मैं देखता हूँ, कराची का इशू जो मेन था, मुझे लगा कि नए बॉल के इनकी जो बॉलिंग थी इतनी तगड़ी नहीं थी, और डेथ बॉलिंग का भी इनको इशू था। तो वो टॉप एंड टेल जो उनकी मैं कहूँगा ना कि जो बॉलिंग थी वो थोड़ी सी हमें वो वीक नजर आई, जिसकी वजह से इनको वो नुकसान भी हुआ है। बैटिंग में फिर हमें कुछ परफॉर्मेंसेज उस तरह की नजर आई है, लेकिन वो इम्पैक्टफुल कितनी थी उसके ऊपर वो क्वेश्चन आ सकता है आपको, कि सम टाइम मुझे लगता था कि पावर प्ले में ये ज्यादा रन कर सकते थे, वहां पे थोड़ा कम रन किए हैं।
तो ओवरऑल दोनों की परफॉर्मेंस देखें तो इतनी मतलब वो आप उनको कंपैरिजन अगर आप कोयटा से करेंगे या पिंडी से करेंगे तो उनसे तो बहुत बेहतर इनकी परफॉर्मेंसेस थी। एक आध मैच का ही फर्क था। तो वो फिर वो जो मुहरकात अभी बता रहे हैं गफार ने भी जिनका जिक्र किया है कि शायद वो चीजें भी आ जाती हैं, अननेसेसरली आप पे प्रेशर आ जाता है। हो सकता है कि विद इन द ग्रुप आपको वो जब आपने डिसीजन लिया है छुट्टी पे जाने का नहीं जाने का, लेकिन जब मीडिया में बात आती है, सोशल मीडिया पे आते हैं, वो प्लेयर्स भी पढ़ते हैं, टीम मैनेजमेंट भी पढ़ती है। इसी तरह जब लाहौर वाले भी इश्यूज हुए तो वो तो कोशिश तो आप होती है ना कि आप जो बाहर वाली नॉइज है आपके अंदर आए ना वहाँ पे ड्रेसिंग रूम के अंदर, लेकिन शायद वो प्रेशर आप पे बिल्ड हो जाता है। और आई थिंक बेस्ट तरीका यही है कि टीम आपकी अच्छी चल रही है, इसमें मैं दाद दूंगा पेशावर ज़ल्मी को कि अच्छी क्रिकेट भी खेल रहे हैं, लेकिन उसके मुतालिक आपको कोई बात भी सुनने को नहीं मिल रही है कि उन्होंने ये कर दिया या वो कर दिया या इस तरह कर दिया। तो वो तरीका है कि फोकस परफॉर्मेंस पे और आप कोई कंट्रोवर्सी आपके अराउंड ना हो तो वो बेहतर होगा। जैसे वसीम ने बात की कि पेशावर ज़ल्मी की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बिल्कुल सही है। मुल्तान की तरफ से भी नहीं है, इस्लामाबाद की तरफ से भी नहीं है, हैदराबाद की तरफ से भी, किसी की तरफ से भी नहीं है, जी जी तमाम टीम्स के। लेकिन पेशावर के जो रूह है पेशावर ज़ल्मी की, जी जी जावेद अफरीदी, वो कहाँ है यार? वो नज़र ही नहीं आ रहे। शुरू जैसे के इस्लामाबाद के ओनर हाँ, नज़र नहीं आते, जी तो जी जावेद अफरीदी भी नज़र नहीं आए इस लीग में। शुरू के मैचेस में आए थे, अब पता नहीं उनकी क्या मसरूफियात हैं, लेकिन जो बाकी उनकी टीम है वो ग्राउंड पे मौजूद होती है। उनके जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं मियां अब्बास वो हर मैच में मौजूद, उनकी बाकी टीम। आई एम श्योर कि जो प्ले ऑफ की सूरत हाल है और अगर बात फाइनल तक जाती है, अगर वो जिस तरह अपने लिहाज से होप कर रहे हो, तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। लाहौर में ही नाराज तो कज़ास्ती नहीं स्टेडियम है में। हैदराबाद के पेशावर ने मैचेस नहीं दिए? नहीं नहीं, वो तो फिर आपका पूरा कलेक्टिव डिसीजन था ना, क्योंकि जब आपका ये फैसला हुआ हुकूमती सतह पर कि आपने चीज़ों को जो है ना वो आपको 5 शैली से लेकर चलना है, तो ये बड़ा यूनानिमस फैसला था, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, मेरा पेशावर होना से होनी मुझे याद चाहिए। आया कि पेशावर में नेशनल T20 कप का फाइनल होना है, पेशावर में होना है, कहाँ होना है? लेकिन पेशावर फाइनल की नहीं मैं हुआ। एक बात आसिफ भाई मुझे टाइम दीजिएगा थोड़ा सा, बस ये मैं ज़रूर बोलूँ कि मुझे उनकी ये बात अच्छी लगती है कि इस बार भी पेशावर के अंदर हर दिन उनकी 5 बसेस जो है फ़ैन बस जर्नी होती है, वो फ़ैन को इंगेज रखते हैं। अच्छा। आखिरी 2 मैचेस और अब कल प्लेऑफ में भी कयूम स्टेडियम जो वहाँ का है बड़ा आइकॉनिक, वहाँ पे फ़ैन के लिए जो है स्क्रीन लगाई जा रही है। सो वो इंगेज रखते हैं कहीं ना कहीं। फ्रेंचाइज को ये करना चाहिए। फैंस आपके जो शहर के लोग हैं ना, आई एम श्योर, कराची की मैं ज़रूर बात करूँगा, सबसे बड़ा शहर है। लाहौर तो बहुत कुछ करता है, लाहौर दे आर डूइंग अ गुड जॉब, बट कराची और बाकी टीमों को अपने शहर में कुछ ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो लोगों के पास आप भी चल कर सोशल मीडिया जाएं। पे लोग तो आ ही जाते हैं बेचारे। सोशल मीडिया पे कम से कम पेशावर ज़ल्मी को ये चीज़ तो बतानी चाहिए ना कि बस इंगेज कर रहे हैं, फैन हाँ, सब engagement सब का। चला है, अच्छा, सब लगा हुआ मौजूद है। अच्छा, सारा सोशल मीडिया पे इसकी अपडेट जा रही हैं, उसकी वीडियोस हैं। इसी तरह जो फैन आपकी जो स्क्रीनिंग हो रही है उसकी सारी वहाँ पे चीज़ें मौजूद है। बट बड़े शहरों में आसिफ भी होना चाहिए। कराची में इस बार तो चले मैचेस आपने क्राउड को नहीं दिखाने थे, बट इससे पहले भी मुझे कराची में कभी कोई माहौल ही नज़र नहीं आता PSL का। आपने मतलब कभी देखा है चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई, ICC ने कराची में इतने बिलबोर्ड्स लगा दिए, इतना कुछ हमें नज़र आया, बट कहीं ना कहीं आप एज आ फ्रेंचाइज बड़े शहरों में एक्टिविटीज़ करवाएं। ये फैंस के लिए अच्छा होता है और उसमें क्रिकेटिंग टच भी साथ लेकर आए, क्योंकि कुछ बच्चे, क्या पता उनमें से कोई बच्चा यहीं से इंस्पायर्ड होकर अपनी क्रिकेट शुरू करें। ठीक है वसीम, आखिरी जो फ्रेंचाइज पिच पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो कोयटा है। उसकी परफॉर्मेंस भी इस सीज़न में, पिछले सीज़न में, उससे पिछले सीज़न में परफॉर्मेंस कुछ नहीं है उनकी भी। तो कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट में भी थोड़ी सी तब्दीली हुई। हसन उमर साहब जो नदीम उमर साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने कंट्रोल लिया इस साल, लेकिन कुछ तब्दीली नज़र नहीं है। बाकी मैनेजमेंट उनकी सेम है। देखिए मिक्स परफॉर्मेंस रही है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा उनका सीजन रहा है, कुछ मैचेस उन्होंने जीते भी हैं, कुछ अच्छे मैचेस भी उन्होंने खेले हैं, लेकिन उनका आई थिंक जो मतलब जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ उनके लिए होगी कि मतलब सबको उम्मीदें थी, हमें भी यही लगा था कि बेस्ट अटैक जो है वो कोयटा के पास है, क्योंकि अबरार उनके पास हैं, उस्मान तारिक उनके पास हैं। शायद वो भी अपनी उम्मीदों पे उतना पूरा नहीं उतर सके। वो उन्होंने विकेटें कुछ हासिल की हैं, लेकिन होता है ना कि कोई 2 मैचेस आप सिंगल हैंडेडली जिता दें, उस तरह की परफॉर्मेंस कोई वो नज़र नहीं आई है। जहाँ क्रंच मोमेंट से प्रेशर सिचुएशन थी, वहाँ पे उस तरह वो डिलीवर कर नहीं सके हैं ये दोनों बॉलर्स। पेस अटैक में कहूँगा कि उनका हमें वीक नज़र आया कि एक तो अहमद दानियाल की इंजरी से उनको बहुत फर्क पड़ गया। आई थिंक कि वो होते तो मिडिल ओवर्स और डेथ बॉलिंग में उनको काफ़ी हेल्प उनकी वो हो सकती थी। तो उनका भी प्रॉब्लम यही था कि नए बॉल से विकेटें लेने के लिए कोई पेसर इस तरह का नहीं था। डेथ बॉलिंग में भी उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। उन्होंने बहुत से बॉलर्स ट्राई किए, लोकल भी,
फॉरनर्स भी, टॉम करन को भी इन्होंने खिलाया, फिर हमने देखा साकिब भी खेले, खलील भी खेले, तो पेस बॉलिंग भी उनकी ना उस तरह वो नजर नहीं आई। बैटिंग में देखें एक तो अच्छी चीज उनके लिए हुई थी कि रौसफ फॉर्म के अंदर वापस आई। अगर उनकी फॉर्म थोड़ी जल्दी वापस आ जाती तो शायद आपको ये डिफरेंट एक वो स्टोरी नजर आती। लेकिन बाकी बैटर्स देखते हैं आते होते, हसन नवाज स्टार्टेड ऑफ वेल, शुरू के मैचेस वो बहुत अच्छे खेले, उन्होंने मैच जिताए भी, फिनिश भी किए। लेकिन बैटिंग में मैं कहूंगा कि टॉप ऑर्डर में थोड़ी सी फायर पावर उनको टॉप 3 के अंदर और लानी होगी। जो गफार साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन क्वेटास परफॉर्मेंस? देखिए सीधी सी बात है कि सबसे इनकंसिस्टेंट टीम है PSL की, आखिरी 7 में से 5 प्लेऑफ नहीं खेले, इस सीज़न में 10 में से सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं। और लास्ट सीज़न बड़ा अच्छा गया था, उसमें बहुत सारी वजूहात थी कि इनके पास अच्छे फॉरेन प्लेयर्स आए थे, परफॉर्म किया था। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो शामिल 2 मैचों में 50 करते हैं, उसके बाद मिड ऑर्डर में आ जाते हैं। नाफे ओपन करते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। सऊद शकील खुद बाद में कभी एक आध मैच में नीचे आ गए। तो बहुत सी चीज़ें ना, एक तो कुछ सीज़न से पहले कुछ फैसले सही करने की ज़रूरत है। सऊद शकील एज अ कैप्टन T20 में, और वो सिर्फ ओपनर खेलेंगे। अगेन अगर हम रिजवान की बात करते हैं तो यहाँ भी वही मामला है कि यहाँ भी वो चीज़ों को नहीं बदला गया। फिर उस सऊद वहीं रहे, शामिल नीचे आ गए। नाफे कभी इसी तरह रोसो की जैसे फॉर्म की बात की वसीम ने, वो बिल्कुल ठीक बात है कि वही मैचेस वो जीते हैं। बाकी जो सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा इस पूरे PSL में, रिगार्डलेस कि वो कोई भी टीम हो, हमारे टॉप 2 स्पिनर्स बिल्कुल फ्लैट गए। 10-10 मैचों में 9-9 आउट हैं, 25 के एवरेजेस हैं, 8+ के इकोनॉमी रेट्स हैं। दैट्स नॉट समथिंग जो कि कोयटा को मुझे लगता है बॉलिंग में लेट डाउन उनके दोनों स्पिनर्स ने किए। बैटिंग में उनके अपने मसाइल हैं। थोड़ा सा देखिए, आजकल दौर है सोशल मीडिया का। जी जी, जो टीम सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जैसे ज़ल्मी है, जैसे मुल्तान है, जैसे लाहौर है, जैसे बाकी हैदराबाद ने कितना शोर, ये लोग नज़र नहीं आते सोशल मीडिया पे। इसकी क्या वजह है? 10 साल से इनकी मैनेजमेंट सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही है। और कभी विजिटर्स आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी रज़ाक आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इनकी मैनेजमेंट जो कोर है वो सेम है। कोर विच सेम इज़ है, गुड, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड इसलिए कि चले कंसिस्टेंसी तो है, लेकिन रिजल्ट भी तो देना। 7 में से 5 प्लेऑफ नहीं खेले सर आपने। नहीं, मैं और आप पहली 5 टीमों में शामिल हैं। मैं कह रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया का दौर है ना भाई। जी, आप सब सोशल मीडिया का क्या कहना चाह रहे हैं? काम अच्छा नहीं हो रहा उधर? नहीं, काम हो ही नहीं रहा। अच्छा छोड़ दो। हाँ, ये मैं बहुत काम हो, मैं अच्छा, मैं आपने ये बात जो चढ़ी ना, ये मैं कभी कहनी नहीं थी शो में, लेकिन चूंकि आपने सवाल कर लिया मुझसे, और बहुत अरसे से मैं चीज़ नोट कर रहा हूँ कि उनका, हाँ मैं सही कह रहे हैं आप, उनका जो बाकी फ्रेंचाइज के तकाबुल अगर मैं करता हूँ, उनकी जो सोशल मीडिया है या और एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती हैं PSL के बाद। और PSL के दौरान भी लगता है कि कभी एकदम से कुछ चीज़ें आती हैं और फिर गायब। चलें, परफॉर्मेंस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आप सीज़न जीत रहे हों, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हों, तो फिर सोशल मीडिया इतना मैटर ही नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ सोशल मीडिया सिर्फ सेकेंडरी चीज़, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ये कुछ सब कुछ बहुत मैटर करता है। 7 में से 5 प्लेऑफ ना खेलना, सिर्फ 3 मैचेस जीतना, बिग कंसर्न फॉर कोयटा ग्लैडिएटर। तो ये बहुत अरसे से हो रहा है कि अगर आप देखेंगे 5 प्लेऑफ 7 में सीजन में आप नहीं खेल रहे हो। वो तो ठीक है, वो तो सही है। और सोशल मीडिया के साथ आपने बात की, आई थिंक ये तो अब उनको खुद सोचना चाहिए, ये उनके सोचने का काम है कि आप अच्छा करें उसको। मेन स्ट्रीम मीडिया को भी जो फीड किया जाता है वो भी इतना फाल नहीं है, क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूँ। सब फ्रेंचाइजेस को देख रहा हूँ मैं, फाल नहीं है। हमारे अच्छे लोग वहाँ मौजूद हैं जो कराची क्रिकेट के साथ 35-40 साल से हैं। नदीम उमर कराची क्रिकेट के सदर हैं जी, बिल्कुल, दूसरी बार सदर हैं। 40 बरस उनको हो गए अपनी क्रिकेट चलाते हुए, खिदमत की क्रिकेट की। मैं बड़ा उनका मोहतरफ हूँ कि उनका एज अ पर्सनैलिटी। नदीम भाई से रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा ना अपनी टीम को फाल करें। और दूसरा जो दिखता है वो बिकता है भाई। और दूसरा आसिफ भाई, जाते जाते मैं ये कहूँगा कि नदीम उमर डिजर्व बेटर। शो हमारा खत्म हो रहा है ना, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि नदीम उमर डिजर्व बेटर एज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर। इतनी खिदमात है उनकी, मुझे याद है हॉकी टीम को भी नदीम भाई ने सपोर्ट किया था, बाद में जावेद आफीरी साहब ने भी सपोर्ट किया। लेकिन नदीम साहब क्लब क्रिकेट के अंदर इसी तरह बहुत सारे मामलात हैं। मुझे लगता है कि अब कोयटा के लेवल पे और थोड़ा सा बड़ा जैसे शेन वॉटसन के साथ है, कुछ ऐसा ब्रिंग करें और टीम को लेकर जाएं। वॉटसन के हवाले से तो शेन वॉटसन, जब हम दुबई में थे तो शेन वॉटसन को कन्विंस करने वाला भी बंदा इनके साथ है, नबील हाशमी, जो बड़े अरसे से इनके साथ है। तो वो कैसे उसने कन्विंस किया, मैं वहीं पर मौजूद था, तो ये वाक़या हुआ। चलें वसीम भाई, अच्छी खबर ये है कि क्राउड आएगा फाइनल में। तो ये क्राउड के लिए जो बात की थी मोहसिन नकवी साहब ने, ये उन्होंने खुद ही ट्वीट किया था मोहसिन नकवी साहब ने कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात में ये मामला शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने कहलवा दिया कि सर फाइनल में क्राउड को इजाज़त दें। तो कैसा माहौल होगा लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम का,
मैं तो जेलस हो रहा हूँ, जेलस इन अ सेंस कि कराची में हमने क्राउड नहीं देखा लेकिन लाहौर वाले देखेंगे। देखिए लाहौर की अगर हिस्ट्री आप उठा के देखते हैं तो लाहौर में हमेशा लाहौर मैच देखने आए हैं। अब अनफॉर्चुनेटली लाहौर की टीम नहीं होगी प्ले ऑफ के अंदर या फाइनल के अंदर, तो वो एक थोड़ा सा वो होगा, लेकिन फिर भी आई थिंक कि लोकल आते हैं क्योंकि लाहौर के भी बहुत से प्लेयर बाकी टीमों में भी खेल रहे हैं। सबसे बढ़ के बाबर आजम खेल रहे हैं और जितनी फॉलोइंग बाबर आजम की है वो तो खैर किसी स्टेडियम के अंदर भी है, लेकिन कराची स्टेडियम में जब बाबर वॉक इन करेंगे और वो आवाज़ आपको आएगी वो अमेजिंग है। आई थिंक अच्छा एक चले मतलब हम चाह रहे थे कि जल्दी ये चीज़ें हो जाएं, बट इट वाज़न्ट दैट इजी। लेकिन क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने ये फैसला एंड में जाके चले फाइनल तक के लिए करा लिया, प्लेऑफ्स के पहले करवा लिया है, क्योंकि सबकी यही ख्वाहिश थी मॉनर्स की भी, मैं जितने और भी बड़ी शख्सियात के वो देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि सब ने इसको वो किया, रिक्वेस्ट डाली थी। आई थिंक क्रेडिट जाता है कि हमने चले फाइनल में तो क्राउड नजर आएगा हमें, और क्या वो समा होगा आप कराची में बैठ के देखिएगा, और होपफुली नेक्स्ट ईयर जब कराची में होगा तो वहाँ क्राउड भी ज़्यादा होगा। सही है। चलिए वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन इन किया, कल आपसे मुलाकात होगी। गफ्फार साहब अभी देखो एक मैच जो कल हुआ इस्लामाबाद मुल्तान का, उससे बात मैंने की नहीं कसदन, जी बिल्कुल, क्योंकि ये टीम्स अब प्ले ऑफ जो कल खेलेंगी तो पहला प्ले ऑफ होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ एक टीम इनमें से खेलेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड। कल कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम पर ये मैच शुरू होगा 7 बजे। उसके बाद एलिमिनेटर वन में जीतने वाली टीम उस टीम से खेलेगी जो पहले क्वालिफायर में शिकस्त खाएगी। बिल्कुल। उसके बाद फिर वो लिखा हुआ है कि लूजर्स खेलेंगे और फिर उसके बाद सूरत हाल होगी। एक चीज़ मैं जाते जाते बता दूं कि टोटल टीम्स थी 8। बहुत ये लोग सवाल कर रहे हैं कि 8 टीम्स में से सबने 10-10 मैच कैसे खेले। जी। तो ये 2 ग्रुप्स के अंदर 4-4 टीम्स हैं। हर ग्रुप के अंदर मौजूद टीम्स एक दूसरे से 2 मरतबा खेली, जिसका ये मतलब हुआ कि आपके 6 मैचेस हो गए। फिर अगले ग्रुप की हर टीम से एक मैच खेला, तो 6 और 4 10 हो गया, मसला हल हो गया। और लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कराची में अगर आपने एक ही क्वालिफायर रखा था और फिर लाहौर में फाइनल रखा था, क्या ही अच्छा होता। मैं सिर्फ अपनी विश कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ग्राउंड के हकाइक क्या हैं कि कल कराची में भी पेशावर ज़ल्मी की बड़ी सपोर्ट यहाँ भी मौजूद है कि यहाँ भी क्राउड आता, तो ज़रा कराची लाहौर दोनों जगह एक इक्वल चीज़ हो जाती। मैं ये अगेन मुझे नहीं पता ज़मीनी हकाइक क्या है, लेकिन दैट वुड बी ग्रेट अगर ऐसा हो जाता तो। चलें, ज़मीनी हकाइक का हमें नहीं मालूम, लेकिन जो लोग फैसला साज हैं इस मुल्क के अंदर वो हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। उन्होंने अपनी मालूमात के हिसाब से, अपनी विजन के हिसाब से और अपनी जो सूरत हाल को देखते हुए सही फ़ैसला किया है, जिस पर हम खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान खड़ा है। गफ्फार साहब का शुक्रिया, मोहम्मद वसीम का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।